आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल के सेशन से कोई भी एक पॉइंट अगर आपको याद हो तो। सोचिए सोचिए, याद कीजिए। Science is based on assumptions. Okay, everything in our life, daily life, has faith. Dot to everyone. डॉट है आपका नाम। और बहुत अच्छा, और कुछ शेयर करना चाहेगा? फाउंडेशन ऑफ साइंस इज बेस्ड ऑन फेथ। निशांत, so thank you very much. Faith is present at every step of life, not only in religion. Thank you, Harshita. So कल हमने साइंस के बेसिस में देखा था कि साइंस में भी फेथ होता है, और फेथ और रैशनैलिटी का जो दूसरा एस्पेक्ट है, अब हम वैदिक कल्चर को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि क्या उस पर वैदिक फेथ करना सही है, क्या सही में ग्लोरियस था वैदिक कल्चर या कुछ और था। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से प्रेयर्स के साथ, और उसके बाद हम ये सेशन कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। हरे कृष्णा। सो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोरीज ऑफ वैदिक इंडिया। तो इसमें हम तीन कंसेप्ट मेन देखेंगे। इंडिया अ केस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। अभी इंडिया की क्या कंडीशन है? वैदिक इंडिया व्हाट वी मस्ट नो। इंडिया जो पहले था उसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। और मॉडर्न इंडिया व्हाट वी मस्ट डू। एज ए मॉडर्न इंडिया हमें क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ये तीन कंसेप्ट हम आज के पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे। सो एक बार, हालांकि आप देखेंगे हम एक इंडियन कल्चर है, और वी रियली, भगवत गीता एक ऐसे बुक है, एटलीस्ट लोग सब जानते हैं, और इंडिया में बहुत लोग मानते हैं कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए, सबको बोलते हैं भगवत गीता। और कहीं ना कहीं भगवत गीता एक, लोगों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये है कि भगवत गीता एक फाउंडेशनल किताब है कि नहीं? भगवत गीता बेसिस है, फाउंडेशनल किताब है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ऑपरेशनल किताब है या नहीं है, इस पे डाउट रहता है हमेशा। तो एक बार एक स्कूल इंस्पेक्टर थे, तो वो ऐसे ही गए एक स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ये देखने के लिए कि भाई हमने इम्प्लीमेंट करा है अपने स्कूल्स में, रामायण पढ़ाई जा रही है, महाभारत पढ़ाई जा रही है, गीता पढ़ाई जा रही है, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो वो गए तो एक क्लासरूम में देखा, तो चैप्टर रामायण ही पढ़ाई जा रही थी, और चैप्टर का नाम था शिव के धनुष को तोड़ना। ये चैप्टर चल रहा था, और वो चैप्टर खत्म हो गया था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये चैप्टर पढ़ा रहा है। उन्होंने पीछे से क्लास में एक पीछे लड़के को खड़ा किया, पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बोला सर राजू।
बोला अच्छा बेटा बताओ राजू कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो लड़का परेशान, लड़का हैरान, लड़का देखता है तो कहता है कि हाँ हाँ शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो 2-3 बार पूछता है तो फिर प्रेशर में आके बच्चा बोलता है कि सर मैंने नहीं तोड़ा। तो इंस्पेक्टर हैरान कि भाई यही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, बच्चे से पूछ रहा हूँ शिव का धनुष किसने तोड़ा। वो कहता है मैंने नहीं तोड़ा। और बगल वाले लड़के को भी बोलता है देख बोल बोल सर से मैंने नहीं तोड़ा। टीचर वो कहता है कि सर देखिए आप इस शिव के धनुष वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बच्चे से पूछ रहा हूँ, कह रहा है कि मैंने नहीं तोड़ा। टीचर बड़े ध्यान से देखने लगता बच्चे को, कहता है सर सर वो अच्छा लड़का, वो शिव का धनुष नहीं तोड़ सकता। तो इस इंस्पेक्टर को आश्चर्य होता है कि ये क्या, बच्चे से पूछ रहा हूँ कहता है मैंने नहीं तोड़ा, इंस्पेक्टर से पूछ रहा हूँ कह रहा है कि सर वो अच्छा बच्चा वो तोड़ नहीं सकता। बड़ा परेशान हो जाता है, जाता प्रिंसिपल के पास कि सर मैं गया क्लास में, बच्चे से पूछा, वही चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, बच्चे से पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। वो कहता है कि सर मैंने नहीं तोड़ा। टीचर कहता है कि सर वो अच्छा बच्चा वो तोड़ नहीं सकता है। ऐसे थोड़े ना चलेगा, अब क्या आप स्कूल देख रहे हैं। प्रिंसिपल परेशान। तो प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा है सर, आप इधर आइए, आप ये बताइए आपका खर्चा कितना होगा, जो भी खर्चा है वो हम भर देंगे। तो कहने का मतलब है कि लोगों का ये मानना तो है कि भगवत गीता फाउंडेशनल चीज है, लेकिन भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पे हमें जिंदगी जीनी चाहिए। जब मेरे लाइफ में मैं डिसीजन मेकिंग करता हूँ तो क्या किन सिद्धांतों को रख के मुझे भगवत गीता के किन सिद्धांतों का पालन करते हुए मुझे लाइफ में डिसीजंस लेने चाहिए। तो क्या ऐसे टूल्स हैं जो मुझे मेरी लाइफ में पर्सनली हेल्प कर सकते हैं। तो उस पे कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि शायद इतना भी प्रैक्टिकल नहीं है भगवत गीता। तो जस्ट हम पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, रामायण जानते हैं, दिवाली मनाते हैं, लेकिन अगर हम कोर चीजों को नहीं समझेंगे, कोर कि हमारा वो कल्चर क्या था, सही में वो स्ट्रांग था या नहीं था, सही में उसमें वैल्यू है या नहीं है, देन वी विल बी बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड मतलब हम, हो सकता है भगवत गीता पढ़ भी रहे हो लेकिन वो ऑपरेशनल वैल्यूज में नहीं आएगा हमारे। जब हम अपनी लाइफ में ऑपरेट कर रहे होंगे, मेरी लाइफ में लो आएगा, हमारे लाइफ में जब लो आएगा तो हमारे पास भगवत गीता के कुछ सिद्धांत नहीं होंगे जिनको हम अपने जीवन में अप्लाई करके उस डिफिकल्टी से बाहर उठ सके। तो अभी जो इंडिया की हालत है, आप देखोगे कि अभी जो इंडिया का करंट पैटर्न है, हालत है, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस का है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब कि हम ना ही पूरे ठीक से, हम फॉरेन को कॉपी कर रहे हैं, हम ना ही पूरे वेस्टर्नर हुए ठीक से, और ना ही हम पुराने इंडियन रह गए। तो अभी हमें क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली फॉलो क्या करना है, क्या ये फॉलो करना है क्या इधर जाना है। तो किसी की आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी किन किन चीजों पर डिपेंडेंट रहती है। सबसे पहला नॉलेज, वो किस प्रकार का नॉलेज लेता है। कई बार हम म्यूट कर सकते हैं, कई बार हम क्या करने का प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं कि नॉलेज जरूरी नहीं है, आइडेंटिटी अपने पे वर्क करो, अपने आप को एनहांस करो, प्रोडक्टिविटी ये वो। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि फाउंडेशन क्या होता है। मेरे जो एक्शंस हैं वो सबसे लेटर स्टेप्स हैं। जैसे आप किसी बिल्डिंग पे चढ़ना चाहते हो तो आप 5-5 6-6 स्टेप्स नहीं चढ़ते हो, यू टेक वन वन स्टेप। तो हम एक्शंस में बदलाव लाना चाहते हैं, हम पर्सनालिटी में बदलाव लाना चाहते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी में बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन हमें ये जानना होगा कि इन चीजों में बदलाव लाने के लिए आपको पीछे कुछ करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें चेंज होंगी। इट इज जस्ट लाइक ए ट्रेन, इंजन इज देयर, हम बदलाव हम हिलाना चाह रहे हैं लास्ट वाले डब्बे को, सो यू हैव टू स्टार्ट द इंजन। और इंजन से जब पुश मिलेगा तो धीरे 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 वो बदलाव आते आते इट विल ट्रांसफॉर्म कम इनटू एक्शन। सो फर्स्ट चीज है थॉट्स, डिस्क्रिमिनेशन। ये कैसे आते हैं थॉट्स डिस्क्रिमिनेशन, हम किस प्रकार का नॉलेज सुनते हैं। अगर हम नॉलेज सुनते हैं जस्ट अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमारे थॉट्स हमेशा लाइफस्टाइल में, मैं कब नया जूता खरीदूं, ब्रांडेड हो, मेरे पास नया फोन होना चाहिए,
आईफोन 13 आ गया, 13 प्रो आ गया, हमेशा ये थॉट्स चलते रहेंगे। आप किसी से डील करोगे, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आएगा? उसी के बेसिस पे आएगा, जैसा आपका नॉलेज है, क्या आपकी लाइफ की फिलॉसफी है, उसी से आप कैसे, आपके कैसे थॉट्स होंगे, आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे, क्या सही है गलत है। नॉलेज के बेस पे व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट करता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि हैबिट कैसे छोड़ें? डेवलप नॉलेज। हैबिट क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन कम हो चुका है उसका। डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रांग करने के लिए वी शुड डेवलप नॉलेज। और जब नॉलेज आता है, हमारे थॉट डिस्क्रिमिनेशन पावर स्ट्रांग होती है, देन वी वो अपने आप एक्शंस में ट्रांसफॉर्म होता है, और एक्शन ही डेडिकेशन बनता है। और जब वो डेडिकेशन स्ट्रांग हो जाता है, तो व्यक्ति कुछ क्रिएट करता है। ही बिकम्स अ क्रिएटर, नॉट अ कंज्यूमर। नहीं तो जनरली व्यक्ति क्या रहता है? कंज्यूमर है। सुबह से शाम तक क्या कर रहा है? ही इज जस्ट कंज्यूमिंग वॉट एवर, है ना, जो लोगों ने क्रिएट किया है ऑलरेडी, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। हम जस्ट सुबह से शाम कंज्यूम कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि इट इज माई चॉइस, लेकिन वी आर जस्ट कंज्यूमिंग व्हाट अदर्स हैज क्रिएटेड। हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। पहले इंडियंस को बोला जाता था कि इंडियन जुगाड़ू होते हैं, लेकिन तो कई लोग ने बोलने लगा, अरे ये सब इंडियन जुगाड़ के काम होता है, जुगाड़ू लोग होते हैं। हम इसको बुरा मानने लगे। बट एक्चुअली जुगाड़ू मीन्स क्या? इनोवेशन। जो जुगाड़ू होता है वो व्यक्ति, जैसे अभी चित्रांश है, उसने चश्मा लगा रखा है, लेकिन अपने इमेज में, तो जुगाड़ू होते हैं कुछ ना कुछ, इनोवेटर्स होते हैं। बट हमें इतना बोला गया जुगाड़ू हो तो हम, कि भाई दूसरे लोग वैलिडेट नहीं कर रहे हैं मैं मेरे थॉट प्रोसेस को, मैं जो कर रहा हूँ, तो मैं वो चीजें करता हूँ जिससे बाकी लोग मुझे वैलिडेट करें। उसकी वजह से हमने इनोवेशन क्रिएटर मेंटालिटी छोड़ के हम कंज्यूमर मेंटालिटी हो गए। हम कंज्यूम करेंगे ताकि उनके जैसे बने। तो इससे बनती है हमारी आइडेंटिटी। और किसी भी सिविलाइजेशन को आपको कंट्रोल करना है, तो बहुत इजी है। वहां के लोगों की आइडेंटिटी को आप करप्ट कर दो। जिस तरीके से वो सिविलाइजेशन उस के लोग सोचते हैं, उसमें करप्शन लेके आओ। क्योंकि किसी की भी आइडेंटिटी का जो फाउंडेशन है, वो होती है उसकी हिस्ट्री, कल्चर। किस कल्चर से आ रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आपने प्रूव कर दिया कि वो जिस हिस्ट्री से आ रहा है, जिस कल्चर से आ रहा है, वो इंफीरियर है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति? जो सेल्फ कॉन्फिडेंट हुआ करता था, बहुत, जिसके अंदर विवेक शक्ति होती थी, वो विवेक शक्ति लूज कर जाएगा। और वो क्या सोचता रहेगा, यार मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए आज एक ऐसी जनरेशन क्रिएट होती जा रही है, जो जिसके पास हाथ है, पैर है, दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन वो हमेशा क्या फील करती रहती है? इंफीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर। क्यों? क्योंकि एक फाउंडेशन, उसके अंदर एक मेंटालिटी डाल दी गई, जज करो, कंपेयर करो, कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, उससे कंपेयर करो। ये कंपैरिजन माइंडसेट डाल के, लेकिन करप्ट कर दिया गया कि आप अच्छे नहीं हैं। जो क्रीम का ऐड आता है, वो ये नहीं कहता है कि इस क्रीम से आप गोरे हो जाएंगे। एक्चुअल में वो बोल रहा है कि आप काले हैं, इस क्रीम को लगाइए, है ना। तो एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाला जाता है हमारे हमारे ऊपर, हमारे कल्चर को नीचा दिखा के। और उससे नेचुरली व्यक्ति को लगता है कि यार मैं कहाँ, आपने देखा नहीं, लोग फील करते हैं यार, बैठे बैठे देखते रहेंगे स्विट्जरलैंड के वीडियो, कहेंगे यार क्या स्विट्जरलैंड है, ये इंडिया क्या है यार। लेकिन आप इंडिया जाओ, घुमा नहीं होगा, कहीं घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन क्रिटिसाइज करने लगता है, कंट्री को क्रिटिसाइज करने लगेगा, कल्चर को क्रिटिसाइज करने लगेगा, अपनी फैमिली को क्रिटिसाइज करने लगता है, उसको लाइफ में बचपन से जो मिला उसको क्रिटिसाइज करने लगता है, अपने दोस्तों को क्रिटिसाइज करने लगता है, अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगता है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से एक ऐसे कल्चर में रह रहे हैं, तो चारों तरफ क्या है? क्रिटिसिज्म ही चल रहा है। न्यूज मतलब आजकल क्या है? क्रिटिसिज्म। लेकिन एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग एवरीबडी एल्स। सो जब हम ऐसे कल्चर ऑफ क्रिटिसिज्म में रहते हैं, नेचुरल है हमारे लिए ये आइडेंटिटी क्राइसिस के स्टेज में जाना, नेचुरल है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना। तो किसी की भी
आइडेंटिटी को करप्ट करना है तो उसकी हिस्ट्री को करप्ट करो, हिस्ट्री को दिखाओ, हिस्ट्री और उसके कल्चर को दिखाओ कि बहुत पिछड़ा था, निचला था, उसको आपने करप्ट कर दिया, देन यू कैन इजिली करप्ट पीपल्स आइडेंटिटी। सब सारे पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझ सकता है। इसी भारत से निकल रहे हैं ना जो बाहर जाके लोग बड़े बड़े डिस्कवरीज कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस कंट्री हैज दैट मच पोटेंशियल, बट व्हाट हैज हैपेंड, दैट करेज, दैट विलिंगनेस हैज लॉस्ट, इज लॉस्ट। और वो कैसे हुआ? करप्ट देयर आइडेंटिटी। उनको ये दिखाओ कि आपका देश बेकार है, उनको ये दिखाओ कि आप जो कल्चर से आए हो बहुत पिछड़ा कल्चर था, बीन बना बजाने वाले लोग हुआ करते थे, है ना, तारों और सितारों से डेट पता लगाने वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन पिछड़ा कल्चर, वैदिक कल्चर मतलब पिछड़ा कल्चर, हिस्ट्री करप्ट करो। और ये किया कैसे जाता है? इसे कहते हैं आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। ठीक है। करप्शन, आपको किसी भी सोसाइटी में करप्ट करना है, क्या करो, उस सोसाइटी के बारे में कितना भी स्ट्रांग हो उसके बारे में लाई करना स्टार्ट करो। सो रिपीट अ लाई often enough and it becomes the truth is a law of propaganda often attributed to the Joseph Goebbels। बीबीसी का एक पेपर है, बोलते हैं कैसे प्रोपेगेंडा, लॉ ऑफ प्रोपेगेंडा क्या है? एक लाई को बार बार रिपीट करो जब तक लोग उसे ट्रुथ ना मानने लगे। The key finding is that people tend to rate items they have seen before as more likely to be true, regardless of whether they are true or not, and seemingly for the sole reason that they are more familiar। तो व्यक्ति के अंदर इतना विवेक नहीं है अभी कि वो सही गलत की पहचान करता है। उसकी सही गलत की पहचान कैसे होती है? जो चीज उसने ज्यादा देखी है वो चीज क्या करता है, उसको सत्य मानता है। तो उसने देखा भाई कि नेटफ्लिक्स में भी बता रहे हैं वैदिक कल्चर खराब है, लेकिन न्यूज वाले भी बता रहे हैं वैदिक कल्चर खराब है, टीवी में भी आ रहा है, मेरे टीचर भी पढ़ा रहे हैं, हर जगह डाल दो, हर जगह। तो हर जगह से सुनेगा तो व्यक्ति क्या सोचता है? वैदिक कल्चर खराब है। अब मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव मेट मेनी ऑफ द पीपल हु क्रिटिसाइज वैदिक स्क्रिप्चर, रामायण महाभारत ये है। मैं पूछता हूँ कि आपने पढ़ा है कभी खोल के? एंड दे सेड, ओ आई हैव नॉट रेड दैट। माय पॉइंट इज इट, आई एम नॉट सेइंग यू डोंट हैव राइट टू क्रिटिसाइज, यू कैन क्रिटिसाइज, बट फर्स्ट रीड इट नाइसली। बोलते हैं हाँ पढ़ा है, देखो ये लाइन लिखी है। वो इंटरनेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे, एक लाइन कहीं से लेके आएंगे, बोलेंगे इसका आंसर दो। मैंने बोला आपने स्क्रिप्चर पढ़ा, पूरा पढ़ा? नहीं। सॉरी कॉलर, नहीं पढ़ा। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें चारों तरफ से सुन रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि दिस इज माई रैशनल थिंकिंग। बट नो, यू फर्स्ट स्टार्ट रीडिंग रामायण फ्रॉम फर्स्ट पेज। डोंट जंप टू सम वन लाइन एंड देन आस्क क्वेश्चन। दैट इज ओके, वी कैन आंसर दैट, बट इट इज नॉट द राइट वे, एटलीस्ट। So Srila Prabhupada used to say, if you have got some false thing, you have to make propaganda to prove it that it is real. This is called propaganda. By propaganda, you can establish a false thing as real. आप गलत चीजों को भी सत्य बना सकते हो। That's all. This is going on. They know how to do it. They're expert because they are cheaters. They know how to do it. So false चीज को क्या गलत किया गया? Vedic text only contains simple myth and stories with few moral instructions. सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये है कि वैदिक टेक्स्ट सब बेकार है, कुछ लोगों ने किताबें लिख दी, सिर्फ इसमें कहानियां और कुछ ऐसे फनी स्टोरीज बना के लिख दिया लोगों ने, थोड़ा सा कुछ कुछ मॉरल इंस्ट्रक्शन है, बाकी सब बेकार है। देयर इज नो सब्सटेंस टू द कंसेप्ट ऑफ गॉड, दैट इज द मटेरियल वर्ल्ड बीइंग मैनिफेस्टेड फ्रॉम नॉन मटेरियल कॉज, हैज नो वैलिड साइंटिफिक बैकिंग। वैदिक स्क्रिप्चर, शास्त्रों का, वैदिक कल्चर का कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। लोग इतने बेवकूफ थे, जाके पेड़ की पूजा कर रहे हैं। अरे हमारे घर में तो कई बच्चे कहते हैं कि हमारे घर में तो ऐसे थे, मम्मी कहते लैपटॉप आता था कि स्वस्तिक लगाओ। अरे उसमें भगवान थोड़े ना है। किसी भी चीज की पूजा करने लगते हैं हिंदू तो, स्पेशली वैदिक वाले लोग। स्पिरिचुअलिटी इज एन इररिलेवेंट कंसेप्ट दैट ऑफर नो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स टू वंस लाइफ। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, रिलीजन, कोई बेनिफिट, प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं है, इससे सिर्फ लड़ाई होती है।
देयर इज कंसेप्ट, बी मॉडर्न, डोंट गो वैदिक, पुराने मत बनो, मॉडर्न देखो मॉडर्न क्या चल रहा है. सो नेडाइम गोडाइमर, शी इज अ नोबेल प्राइज लॉरेट इन 1991. इन्होंने बुक लिखी टेलिंग टाइम्स. सो इन्होंने बताया कि जो कंसेप्ट फ्रीडम, एक जो कंसेप्ट है मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल, द परस्यूट मे स्टेम फ्रॉम अ ट्रेडिशन बट अ ट्रेडिशन implies a choice, whereas a fashion makes the influence of the moment the only one for all who are contemporary to it. So मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो सब उसके साथ ही कर रहे हैं वो चीज कर रहा है, जैसे सब बाल ऐसे कटा रहे हैं वो भी बाल ऐसे कटाता है, सब ऐसे ड्रेस पहन रहे हैं वो भी ऐसे ड्रेस पहन रहा है, तो इसे चॉइस नहीं बोलेंगे. लेकिन सब कर रहे हैं, वो भी कर रहा है उसके साथ. चॉइस कब होगा? जब सब वो चीज कर रहे हैं लेकिन स्टिल ही चूजेस टू बी ट्रेडिशनल. सब सिगरेट पी रहे हैं लेकिन ही चूजेस नॉट टू स्मोक सिगरेट. दैट पर्सन हैज यूज्ड हिज रैशनैलिटी, दैट पर्सन हैज यूज्ड हिज चॉइस. एल्स बाकी लोग क्या है, जो कि लग रहा है, हो सकता है लगे मॉडर्न है, बट दे आर सिंपली इन्फ्लुएंस्ड. वो इन्फ्लुएंस्ड है या तो यूट्यूब के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा या दोस्तों के द्वारा. दे आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड. So modern does not means choice. Modern maximum times means influenced. So point is we should not develop. Uh, we should not lose our critical thinking. We should always use our Vivek Shakti, discrimination. Else, what will happen? We will take lie to be as truth. झूठ को हम सत्य मानने लगेंगे. सेकंड जो बहुत रीजन है ये कैसे हुआ, तो बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप समाज को सत्य बताइए. एंड दे क्लेम टू बी रियल वेल विशर ऑफ द समाज, बट व्हाट दे डू, दे चीट. तो ऐसे कि ये बुक है मर्चेंट ऑफ डाउट्स, आप पढ़ सकते हो. मैं आपको उसमें से कुछ केस स्टडीज बताऊंगा, आपको जान के हैरानी होगी कि 1953 में जब सिगरेट बना था, 1953 में इट वाज डिटेक्टेड कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. लोगों को प्रूव करने के लिए समाज में उस डब्बे पे आप जो देखते हो स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये लिखने के लिए 50 साल लगे, 50 से 60 साल लगे. 50 to 60 years जस्ट प्रूव करने के लिए स्मोकिंग किल्स. इनिशियली कैसे हुआ? इनिशियली जो कंपनी सिगरेट्स बना रही थी उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया. किसमें? यूनिवर्सिटीज में. दे मेड रिसर्च पेपर्स. ये प्रूव करने के लिए कई सारे ऐसे 2000 डॉक्यूमेंट रिसर्च पेपर पब्लिश हुए जिन्होंने कहीं ना कहीं से प्रूव किया कि इट इज नॉट इंजूरियस. ऐसे ही एयर पोल्यूशन का था. हमें लग रहा है कि क्या इतना क्यों सीरियस लेना, बट दैट इंटेंट इज रॉन्ग. इट कैन डैमेज होल ऑफ द सोसाइटी. एक व्यक्ति का नहीं है. 50 साल तक स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ नहीं लिखा, एंड 100 million people died because of smoking. हम ये सब चीज कहाँ काउंट करते हैं? ये सब चीज हम कहीं काउंट नहीं करते. 100 million लोग जान गवाए जस्ट इसलिए कि स्मोकिंग इंजूरियस नहीं है, इट इज हेल्दी. ये प्रूफ था उस समय. ऐसे ही ग्रीन हाउस गैसेस का, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से क्लेम किया गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज होने से और ये सब चीजों से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग होगा. 40 साल 50 साल लगे इसको प्रूव करने के लिए कि नहीं, इतना इसकी वजह से नहीं होता है. सो लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रूव कर पाना, झूठ के आगे सत्य को प्रूव कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज
सिर्फ वैदिक कल्चर के बारे में नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कैसे लाइन प्रोपोगेटेड है पूरा, और उसमें से ट्रुथ को ढूंढ पाना, आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। मेनी टाइम्स वो चीजें लगती हैं कि भाई सही है सब, लेकिन 30-40 साल बाद पता चलता है कि नहीं, कुछ नहीं, सही नहीं था ये। Communication is about sales. Keep it simple. People will fill in the blank with their own, I hate to say biases, but with their own perspective in many cases. The tobacco companies knew nicotine was an addictive drug, yet they told Congress. I believe nicotine is not addictive. You see the same small group of people that the tobacco industry used working on all kinds of other issues. Dioxins, pesticides. Citizens for Fire Safety. Citizens for Fire Safety, the 3 largest makers of flame retardants in the world. Some of these so-called experts turn out to be very, very good at it. I'm not a scientist, although I do play one on TV occasionally. Okay, hell, more than occasionally. It creates a whole new cast of characters, these people who become well known for casting doubt on global warming. Catastrophic global warming is a hoax. There's no scientific consensus. You go up against a scientist, most of them are very hard to understand and very boring. It's all about preventing you from looking where the action really is, which is in the science. The Earth is getting warmer, no question about it. तो कहने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन है तो आप नोट डाउन कर सकते हो चैट बॉक्स में, नहीं तो हम अभी सेशन के बाद कवर करेंगे आपके क्वेश्चंस। सो कहने का मतलब मैं जो पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, देयर इज अ सिनेरियो ऑफ कांस्टेंट लाइंग, एंड उसने बोला, उस व्यक्ति ने बोला कि आई एम नॉट अ साइंटिस्ट बट मेनी टाइम आई क्लेम, जब मैं टीवी शो पे जाता हूँ तो आई क्लेम एज अ साइंटिस्ट अपने आप को, लेकिन अब बहुत सारे रिसर्चेस हम पढ़ रहे हैं, हम जस्ट कोट करते रहते हैं, और आप देखोगे बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी रिसर्च मिलती रहती है। चाय की रिसर्च, चाय पीना अच्छा है, कल को एक वही कहीं आएगा शॉर्ट्स में, चाय पीना इज डेंजरस। कैसे आइडेंटिफाई करें? बिकॉज रिसर्चेस आर आल्सो बीइंग कंट्रोल्ड। चाय पीना अच्छा है, चाय वाली कंपनी फंड कर रही है, चाय पीना खराब है, कॉफी वाली कंपनी फंड कर रही है। सो हाउ वी विल गेट टू नो? Yes, Radha, want to ask question. You can unmute yourself and ask. या गलती से हो गया? नहीं है क्वेश्चन? ठीक है, या आप चैट बॉक्स में लिख दो, लेकिन यू विल टेक क्वेश्चन। मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। सो पॉइंट इज दैट कि अगर हम जब जान रहे हैं कि चारों तरफ एक कल्चर ऑफ प्रोपेगेंडा है, हाँ बहुत बढ़िया, तो इफ वी कैनॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली, और मैं मान कहता भी नहीं कि वी शुड एक्सेप्ट ब्लाइंडली, बट पॉइंट इज डू नॉट रिजेक्ट ब्लाइंडली ऑल्सो। पॉइंट हम कहना चाह रहे हैं, डू नॉट रिजेक्ट ब्लाइंडली। सो इसलिए एक, आप ऑलरेडी बहुत कुछ वैदिक कल्चर के बारे में सुन चुके होंगे, मैं जानता हूं। आई विल जस्ट, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि सही नहीं भी होंगी, बट मैं जो अभी सेकंड कंसेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा, एक अदर पर्सपेक्टिव वैदिक कल्चर का, जो कि आप सब शायद जानते हो। स्टिल विल ट्राई टू नो वैदिक कल्चर के बारे में क्या चीजें हैं जो कि जनरल लोग नहीं जानते हैं। So general understanding about Vedic spirituality is Vedic text only contains simple myths and stories with moral instructions. Spirituality is an irrelevant concept that offers no practical benefits. लेकिन correct understanding जो कि हमने देखी है, Vedic texts contain very advanced knowledge beneficial for the progress of humankind itself. So हम इस थीम में 4 चीजें देखेंगे।
proof of advanced scientific ideas in Vedic text. कौन कौन से ऐसे scientific ideas Vedic text में discuss हुए हैं? Proof of advanced ancient Vedic civilization based on Vedic text. Proof of advanced aesthetics of Vedic text and economic status. So आप देखो कि बहुत सारे ऐसे scholars, ऐसे scientists हुए जो कि Vedic text जिन्होंने पढ़ा है उसको praise करते हैं. Fritjof was convinced that in the Vedic text of ancient India lay the key to understanding the science of quantum physics and beyond. कई ऐसे साइंटिस्ट मानते थे कि वेदांत है, वैदिक स्क्रिप्चर्स है, they have to tell many things about quantum physics, which was discovered so much later. जैसे ये श्लोक है, संस्कृत में आप पढ़ोगे तो डिफिकल्ट लगेगा क्या लिखा है, लेकिन this is Pythagoras theorem, which was told many years before Pythagoras by a sage called Bodhayan. क्या बताते हैं कि अगर आप एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर आप दोनों साइड से स्क्वायर बनाओ और हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर बनाओ, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज का एरिया होगा वो दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होगा. इसलिए पहले जो कल्चर था उसमें क्या बोला जाता था? गणितम. हमारे मैथमेटिक्स को क्या बोलते थे संस्कृत में? गणित. बहुत सारे गणित के थे, बीज गणित है ना, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस थे गणित के. कई ऐसे अल बरूनी जो कि अरेबिक स्कॉलर रहे, उन्होंने बताया कि पहले जो सिस्टम्स थे, कल्चर थे, ग्रीक या फिर अरब्स थे, उनका काउंटिंग का सिस्टम वो सेम लेटर्स को यूज करते थे. जैसे आप रोमन कैलकुलेशन सिस्टम भी देखा होगा आपने, लेकिन 1 को आई से लिखते हैं, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी. तो दे यूज सेम लेटर्स, है ना. लेकिन इंडिया था, इंडिया ने क्या स्टार्ट किया? अलग साइंस यूज की. सबसे पहले तो ये जो था ये सब ओरल ट्रेडिशन था. This written tradition started 5,000 years ago, because it is told with the increased age, the people memory capacity all will decrease, and for this age these all things were written. तो इंडिया ने, आपने सुना होगा, इंडिया ने नंबर सिस्टम दिया, आर्यभट्ट ने 0 दिया. तो इंडिया गिव दैट नंबर सिस्टम, जहां पे उनकी लैंग्वेज के अलावा कुछ साइंस यूज किए गए नंबर को डिफाइन करने के लिए, 0 को डिफाइन करने के लिए, बिकॉज दे हैड देयर सिस्टम बट 0 वाज नॉट देयर. नवीन म्यूट कर सकते हैं. हाँ, तो कंट्रीब्यूशन इन मैथ्स है वैदिक कल्चर का. भास्कराचार्य टू हैज गिवन क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर इंफिनिटी विद एग्जांपल्स इन बीज गणित. इन्फिनिटी की डेफिनेशन आप जान के हैरान रहोगे, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियंस हैं जो कि इन्फिनिटी को डिफाइन करने के लिए 4 मैथमेटिशियंस कमिटेड सुसाइड्स बिकॉज दे कुड नॉट डिफाइन इन्फिनिटी, एंड इट वाज डिस्कवर्ड सो मेनी इयर्स अगो. गोविंद स्वामी डिस्कवर्ड न्यूटन गॉस इंटरपोलेशन फॉर्मूला अबाउट 1800 years बिफोर न्यूटन. सिंपल मैथमेटिक्स नहीं. अब कई लोग कहते हैं हाँ ठीक है, नंबर सिस्टम दिया था ना 1 2 3 4 5, नहीं. Newton's Gauss interpolation formula. Brahmagupta first explained positive and negative numbers and their calculation in his book Brahmasutra Siddhant. Vateshwar Acharya discovered Newton Gauss forward and backward interpolation formula about 1000 years before Newton contributions. Contribution in astrophysics. Bhaskaracharya calculated time taken by the Earth to orbit the sun 100 of years before the astronomer Smart. In Siddhant ceremony, Bhaskaracharya too described about gravity of Earth about 400 years before Sir Isaac Newton. अगर ब्लर हो रहा है तो हो सकता है आपका इंटरनेट खराब होगा. बाकी सबको क्लियर दिख रहा है? रोहित प्रभु, क्लियर दिख रहा है आपको? यस प्रभु, क्लियर है. बारिश हो रही है तो हो सकता है इंटरनेट फ्लक्चुएशन हो.
यस यस जी प्रभु जी, बारिश हो रही है यहाँ आप पे। सुन सकते हैं। सूर्य सिद्धांत है ना, जो 3000 साल पहले लिखी गई, अ टेक्स्ट बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया कंटेन्स डेटा अबाउट डायमीटर ऑफ अर्थ, बहुत आसपास, एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, कोई स्पेसशिप नहीं छोड़ी गई थी। स्टिल दीज पीपल वर एबल टू कैलकुलेट। व्हाट डज इट प्रूव्स? दे वर नॉट फूल्स। कहानियां नहीं लिखते थे कुछ भी। मे बी योर ancestor were like that, but हमारे ancestors, they were very smart. They knew all these things. They knew higher dimensional science also, which are very close to modern measurements. Contribution in medical science. Maharishi Sushruta is the father of surgery. He has written Sushruta Samhita 2600 years ago. He and health scientists of this time conducted complicated surgeries like cesareans, cataract, artificial limbs, fractures, urinary stones, and even plastic surgery. और सुश्रुत संहिता अभी भी अवेलेबल है। Charak, the father of medicine, consolidated Ayurveda 2500 years ago. Today, Ayurveda is fast regaining its rightful place in civilization. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसके आगे वो अपनी फिलॉसफी बताएंगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब वो व्यक्ति सुनता है कि भाई मेडिकल साइंस में ये सब था वैदिक कल्चर में, तो हम या हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस क्या करते हैं, जाते हैं, दे मेक सम फनी थिंग्स और वो हंसते हैं, और बाकी सब इंडियंस भी हंसते हैं। और हंसना अच्छी बात है, लेकिन इट इज गुड थिंग टू लाफ, बट हंस लो, लेकिन उसके बाद सोचो कि यार क्या इस चीज पे रिसर्च करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है? इफ सर्टेन बुक्स आर रिटन, इतना डिटेल में चीजें लिखी हैं, दे आर टेलिंग समथिंग, what an intelligent mindset will do if he'll find some data like this, what he does? तो ये वो जनरेशन है जो कि हजारों रुपए मिथ्स पे, है ना, गेम ऑफ थ्रोन्स पे स्पेंड करती है। हजारों रुपए आप कैसे कह रहे हो? 1000 रुपए से ज्यादा स्पेंड करती है। वो स्पेंड करती है टाइम एंड एनर्जी, एंड दे आर वॉचिंग मिथ, एंड जो चीज ट्रूथ है, हो सकती है एटलीस्ट, उसको बिना चेक किए, बिना वेरीफाई किए, बिना कुछ थॉट दिए, पीपल जस्ट लाफ, कह रहे ये सब क्या बेकार बेवकूफ लोग हैं। बट देयर इज अनदर माइंडसेट, एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, वो आर वेस्टर्नर्स, चाहे वो पैसे के लिए कर रहे हैं भाई, उनको चाहिए इंफॉर्मेशन, उनका सीरियल का नाम ही है, तो दे आर डूइंग विथ इंटेंट, वॉट एवर दैट मे बी, but at least they are giving an approach, giving a thought. Contribution in medical science. आप श्रीमद् भागवतम चाहो तो पढ़ सकते हो, vedabase.io पे जाके। श्रीमद् भागवतम 3.31 describes an astonishing detail, एक गर्भ में पुत्र जो होता है वो कैसे विकसित होता है। The procedure of childbirth from pre-conception, कॉन्शियसनेस उसका कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले गर्भ में जो बच्चा होगा, सिर्फ बॉडी डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताया गया, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका भी प्रोसेस होता था, जिसे संस्कार कहते थे, गर्भदान संस्कार, अलग अलग संस्कार होते थे। इट इज नॉट जस्ट अ लंप ऑफ मैटर विच इज ग्रोइंग, इट इज अ चाइल्ड, इट इज अ लाइफ, एंड इट इज गिवन इन डिटेल। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स सम ऑफ द साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द फीटस, उसके फीटस में क्या क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, एंड ऑल्सो द साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द मदर एंड चाइल्ड, माँ में क्या चेंजेस होते हैं, चाइल्ड में क्या चेंजेस होते हैं। An incredible read, it was authored stages before the scientists even considered trying to figure all this out. और भी कंट्रीब्यूशन है ऐसे, जैसे कि वैमानिक शास्त्र आपने सुना होगा, और मैं वो वीडियो दिखाना नहीं चाहूंगा, बहुत फेमस लोग हैं हमारे टीवी सीरियल्स में, जिनसे जिन्होंने सुना कि ऐसे शास्त्र होते थे, दे जस्ट गिव अ विटी लाफ कि मतलब ये क्या बेकार की चीजें हैं।
But there are many universities who are taking these things seriously. They are doing research. So University of California में वैमानिक शास्त्र के हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन था उस हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनाया गया, चेक किया गया कि क्या ये जो लिखा है ये जस्ट ऐसे ही है या सही में एरोडायनेमिक है, सही में ये उड़ सकता है. एंड व्हाट डिड दे फाउंड? सॉरी, यूनिवर्सिटी इतना कह सकता हूं कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था इसको पढ़ के, वो उससे ये पता चला कि उड़ सकता था. तो ये कौन कह रहा है? ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं. लेकिन एक व्यक्ति जो कि उस पूरा जिसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उस प्रोसेस के थ्रू नहीं गया, वो क्या करता है? जस्ट डिस्करेज कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है ऐसे आइडियाज को. लेकिन इन साइंटिस्ट की के बारे में ये जो रिसर्च हो रही है, कौन दिखा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? बिकॉज मैंने कल जो पॉइंट बताया था कि हमें ज्यादातर उन्हीं लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहे हैं कि एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग, है कि नहीं? और इन सब चीजों के बारे में बता भी रहे हैं. तो ये एक्चुअल में सीरियल जो है ये एंशिएंट एलियन सीरीज है. तो उनकी अलग फिलॉसफी है. वो बोलते हैं, वो जो कंसेप्ट ऑफ रिलीजन नहीं मानते, वो बोलते हैं कि पहले एलियंस रहते थे, उन्होंने ये सब कुछ किया, उन्होंने बनाया. उनकी अलग फिलॉसफी है. तो ये उनका अप्रोच है. एक और अप्रोच बताता हूँ, धनुर्वेदा, धनुष कैसे चला है. तो एक व्यक्ति है, इसने जब देखा, लार्स एंडरसन, इसने जब महाभारत पढ़ी तो इसने ये नहीं सोचा कि माइथोलॉजी है. इसने सोचा कि यार ये सारी चीजें पॉसिबल है क्या, पता करते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं. और अर्जुन का जब देखा कि ऐसे पानी में देख के मछली पे मारता है, इसने ट्राई किया और बाय प्रैक्टिस ही वाज एबल टू डू दैट. और हम क्या करें कि पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें. This video will look at the ancient classic called the Mahabharata. This classic actually tells us about super archers or mythical archers, describes the types of skills that they used. First of all, shooting multiple arrows at multiple targets. Another thing is to hit the eye of a rotating fish by looking at it through a reflection. Also, in this Indian legend, it talks about hitting a machete out of the air. Lars has to be careful here because if he doesn't hit it in the right place, मतलब है कि they are trying. हम अक्सर कहते हैं ना वेस्टर्नर्स क्यों ऐसे ग्रो है, बिकॉज एटलीस्ट दे हैव दिस माइंडसेट कि जो कुछ सीखने का है हमें सीखना चाहिए. दे हैव नॉट डेवलप्ड द बायसेस. इन्होंने इंडिया मतलब खराबी होगा. लेकिन मैं I met some of the IT students. I told them, why you don't create such things, है ना, startups. मार्क जकरबर्ग ने भी कॉलेज से स्टार्ट किया. तो why you don't start? The people say कि सर इंडिया में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, इंडिया में नहीं हो पाएगा. From where this thought is coming in Indians? From where we are developing these thoughts? These thoughts are making us weak. हमें कमजोर बना रहे हैं ये सब चीजें. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है, ये सब चीजें मैंने भी यहीं से निकाली है, बट एक सिस्टमैटिक वे में कोई नहीं बता रहा है अभी. हालांकि पिछले 5 साल में मैं देख रहा हूँ ये सब चीजें स्टार्ट भी हो गई है, बहुत सारे लोग इसको बता भी रहे हैं. नहीं तो हार्डली इट वाज इन डिस्कशंस, हार्डली दिस वाज टोल्ड इन आवर स्कूल्स. दिस इज अबाउट आवर कल्चर एंड वी आर नॉट टॉट इन आवर स्कूल्स. हिस्ट्री में हमें पढ़ाया जा रहा है क्या कि कितने 1000-12 साल से सिर्फ हम पे अटैक हुए. आप ऐसे देश से थे जिस हम बचपन से 4 साल से जो पढ़ रहे हैं, ये राजा था इस पे अटैक हो गया, ये राजा था इस पे अटैक हो गया. तो लगता है सोचता होगा ना यार, बैठ के सोचता होगा खाली टाइम पे कि यार कैसे ही लोग थे यार हम लोग. जो आया सब अटैक करके लूट के चला गया, हम कुछ नहीं कर सकते क्या? क्योंकि बचपन से हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बना दिया गया और ये सब हिस्ट्री नहीं है. देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स ऑफ साइंटिस्ट. Neil Bohr said, I go to Upanishad to ask questions. And many people say, I go to Ramayana Mahabharata to find doubts. Werner Heisenberg, quantum theory will not look ridiculous to people who have read Vedanta. जब quantum theory आई थी
तो बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था उसको इक्वल से, बिकॉज पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट. बट ही टोल्ड, उसने बोला कि जिसने वेदांत पढ़ा होगा उसको ये थ्योरी रेडिकुलस नहीं लगेगी. Srinivas Ramanujan, he told, an equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God. These people are genius scientists. ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराने साइंटिस्टों का नाम ले रहा है. ब्रायन डेविड जोसेफसन, इनको रियल अभी रिसेंट नोबेल प्राइज मिला है. The Vedanta and the Sankhya hold the key to law of mind and thought, processes which are correlated to the quantum field. So this is called open mindset, जिससे हमें अपने कल्चर, अपने स्क्रिप्चर्स को देखना चाहिए. So conclusion is there are several mathematicians, scientists who have been inspired by the Vedas. Vedic texts provide profound knowledge about mathematics, astrology, astronomy, medical science, etc. Information given in Vedas when later on discovered by scientists are matching with unimaginable accuracy. दूसरा, proof of advanced ancient civilization based on Vedic text. ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये कोई बता सकता है कहाँ का है? कोई यहाँ गया है या किसी ने इसके बारे में सुना है? सिर्फ यश सुन रहे हैं क्या? क्योंकि सिर्फ यश दिख रहे हैं मुझे. अजंता कैलाश टेम्पल, यस. सो आप जो गए होंगे वो उसके बारे में जानते भी होंगे, यस, कि ये टेम्पल बना कैसे. ये पूरा का पूरा टेम्पल पत्थरों से नहीं बनाया गया, सीमेंट से नहीं बनाया गया. ये एक पूरा पहाड़ था, इसको कार्व करके, ये तोड़ के और वो पत्थर निकाल के बाहर फेंक के फिर ये टेम्पल बनाया गया है. ये फाउंडेशन नहीं है इसकी, ये एक पहाड़ को काट काट के ये टेम्पल बनाया गया है. आप सोच सकते हो. आप बोलोगे नहीं हम तो सर इंजीनियर है. जो सिविल वाले होंगे वो समझ गए होंगे. इट इज डिफिकल्ट जॉब. बाकी कंप्यूटर साइंस वाले तो करें, हाँ हाँ बन सकता है यार, क्या है. कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था है ना. और सिर्फ इंडिया में नहीं है ये प्रूफ्स. तो अब देखो इतना बड़ा टेम्पल, हमें सोचने की बात है कैसे किया. यस, क्वेश्चन इज, ज्योति इज आस्किंग हाउ डिड दे डू इट. दिस इज अ कूल क्वेश्चन. जब लेथ मशीन नहीं थी, ये सब मशीन्स नहीं थी कट करने की, इसलिए आप देखो पिलर्स एकदम राउंड कटे हुए हैं. लेकिन आप और टेम्पल्स के डिटेल में जाना चाहोगे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उसमें जाओगे डिटेल में, आपको एस्टोनिशिंग होगा. हाउ डिड, कैसे किया. तो दे हैड सर्टेन टेक्नोलॉजी. उस लेजर कटिंग, ये सब टेक्नोलॉजी ऐसा होगा तभी तो ऐसा किया होगा. लेजर नहीं होगा तो कुछ और होगा. बट दे हैड समथिंग ना, जिसकी वजह से किया इन्होंने. हाथ से तो नहीं हो सकता ये सब चीजें. इसका मतलब पता है कि दे वर नॉट जस्ट फूल्स जो कि कहानियां लिखते थे, बीन बजाते थे. नो, वी शुड बी वेरी प्राउड. और ये टेक्स्ट है, इसमें बहुत कुछ चीजें हैं. वी शुड प्राउडली टेल अबाउट आवर कंट्री. वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर कल्चर. आप अंकोर वट सिटी है कंबोडिया में, ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं. तो अंकोर वट टेम्पल के मैं बारे में बताऊंगा. इट इज द बहुत बड़ा टेम्पल है. इनिशियली पाया गया कि ये इतना बड़ा सिटी है कि आज का जो लॉस एंजलिस है उससे भी बड़ा है. और जब इनिशियली जब देखा गया तो ऐसा जंगल जंगल लगा, कुछ टेम्पल में पेड़ वेड़ थे. लेकिन जब एरियल टोपोग्राफी की गई इसकी, तो पता चला कि पूरी की पूरी सिटी है, एक प्लान्ड सिटी है. पूरी की पूरी प्लान्ड सिटी है. और किस बेसिस पे बनी है. स्क्रिप्चर्स में जो पूरे टेम्पल पे पूरा रामायण स्क्रिबल्ड है, रामायण के पास टाइम्स. और माउंट मेरू का जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पे ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है. पूरी की पूरी प्लान्ड सिटी है. सो ये डॉक्यूमेंट्री भी है, ये आप चाहो तो देख सकते हो अंकोर वट पे. लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका. एसआर राव और उनकी टीम ने 1963 में 79 में एक्सकवेशन किया, एंड दे फाउंड
बहुत सारे स्टोन्स कॉइन्स जिसपे कृष्ण बलराम है, स्टोन्स, बड़े बड़े पिलर्स मिले। फिर मैं एएसआई की पूरी टीम ने, फिर मैं ढूंढ रहा था कि 1979 में किया, उसके बाद अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। तो मुझे कुछ, मैंने ये सर्च किया था आज से 7-8 साल पहले, और मुझे उस टाइम कुछ नहीं मिला। एक व्यक्ति का मिला जो कि एनआरआई था, इंडिया का था, उसको भी ये डाउट आया कि सही में जब इतना कुछ मिला था तो और खोज के करके निकालना चाहिए था, म्यूजियम बनाना चाहिए था, ये सब रखना चाहिए था। बट व्हाट हैपेंड, धीरे धीरे पता किया कि उस प्रोजेक्ट को, सबसे पहले तो उस पूरी एसआई टीम को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आप इसको खोज करते हो, निकालते हो, तो इट विल बिकम अ कंट्रोवर्सी, इसलिए इस चीज को रोक दो अभी। और पूरी की पूरी टीम को अलग प्रोजेक्ट्स में लगा दिया गया, उस पूरे टीम को खत्म कर दिया गया। इसी तरह से इसने ट्रेस करने का प्रयास किया, तो उसको कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की प्रेशर की वजह से फिर वो चीजें आगे हुई नहीं। बट माई पॉइंट इज, कोई भी गवर्नमेंट हो, ट्रुथ शुड बी नीड, ट्रुथ जानना सबका एक डिमांड होना चाहिए, एक नीड होना चाहिए। ये एक एग्जांपल है बहुत अच्छे टेम्पल का, जिसे कहते हैं सुरंग टीला टेम्पल, स्टोरी ऑफ सिरपुर। तो बताते हैं कि इस पूरे टेम्पल में सीमेंट नहीं यूज किया, रेदर देन आयुर्वेदिक पेस्ट से ये पूरा टेम्पल जुड़ा हुआ है। और कई सारे ऐसे बड़े बड़े अर्थक्वेक्स हैं इस टेम्पल के नीचे, वेल टाइप के स्ट्रक्चर हैं जिसको शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह बनाया गया। मतलब कि एक तरह से आप समझ लो अर्थक्वेक प्रूफ, अर्थक्वेक भी इसको हिला नहीं सकता, ऐसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया। और बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आए, इसमें ज्यादा कुछ अभी तक हुआ नहीं है डिस्ट्रक्शन, सिर्फ सीढ़ियां थोड़ी सी साइड से टेढ़ी हुई। मतलब इंडिया को कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो बैग उठा के चल दे, निकल दे, ढूंढना है भाई कल्चर के बारे में कुछ, लेकिन कुछ वो बाहर से आ रहा है, वहां से आके इंडिया में रह रहा होगा, इतना डिफिकल्ट होगा। बट वी इंडियंस, दिस इज आवर ग्लोरी, वी शुड डू दीज वर्क्स, बिकॉज ये अपना काम करेंगे तो इसमें अपना कुछ थॉट तो लगा ही देते हैं। यस। ये टेम्पल्स हैं, ऐसे एक टेम्पल है हम्पी में, आप सबने सुना होगा, उसमें उसमें पिलर्स हैं, उससे म्यूजिकल साउंड्स आते हैं, उसका वीडियो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। सो हर पिलर में अलग अलग म्यूजिकल नोट्स हैं। आप कभी भी स्टोन से म्यूजिकल साउंड बहुत, आपने देखा वो रेयरली निकलता है, जब तक आप उसको किसी मेटल के साथ ना मिक्स करो, उससे म्यूजिकल साउंड, और सिर्फ म्यूजिकल साउंड नहीं, प्रॉपर स्केल पे, सा रे गा मा पा धा नी सा, उस स्केल पे वो पिलर्स में है, और आप हाथ से बचा के उस पिलर से वो साउंड निकाल सकते हो। सो सोचने की बात है कि अभी भी ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें एलॉय मिक्स किया जाए, और ऐसे ब्रिक्स या ऐसे कंक्रीट स्ट्रक्चर अभी भी नहीं बने हैं, अभी भी मिक्सिंग स्टार्ट हुआ है। और लास्ट 30-40 ईयर्स कुछ ओर्स को मिक्स किया गया है, बट स्टिल वो म्यूजिकल टाइप के स्ट्रक्चर्स, ब्रेक, ये सब अभी तक क्रिएट नहीं हुए हैं। तो सोचने की बात है कि उस जमाने में ऐसे पिलर्स बनाना, पत्थर के पिलर्स जैसे म्यूजिकल साउंड्स निकल रहा है। हाँ, चैट बॉक्स में शेयर होते जा रहा है, तो आप सब वहां से देख सकते हैं। तो ये था, है ना। तीसरा, प्रूफ ऑफ एडवांस एस्थेटिक ऑफ वैदिक टेक्स्ट। सो संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज मानी जाती है जिसको रूट कॉज माना जाता है कई सारे लैंग्वेजेस का। The Vedas have been composed in the Sanskrit language, written in Devanagari script, which quite literally translate to as a language of God. Sanskrit is the mother of all the European languages. Sanskrit is most suitable language for computer software. Report in Forbes magazine, July 1987. ये आप सब जानते ही होंगे, मात्र बना मदर, इसमें मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन
रिसर्च एट नासा, नासा की रिक ब्रिक्स की एक रिसर्च साइंटिस्ट है, वो संस्कृत के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने संस्कृत को रिप्लीट with its own schema and library of literature, philosophy, and grammatical tradition, is unambiguous and best suited for artificial intelligence. Brick thinks the scientists, by developing their artificial languages and schema, are only trying to reinvent the wheel. So उन्होंने बताया कि संस्कृत एक most understandable language बन सकती है artificial intelligence के लिए. There are at least one language, Sanskrit, which for the duration of almost 1000 years was a living spoken language with a considerable literature on its own. So ये पूरा रिसर्च पेपर है, आप पढ़ सकते हैं. तो he thought of that. और वो सिर्फ ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसपे इतना कुछ किया जा सकता है, बल्कि उस पे इतने लिटरेचर्स ऑलरेडी लिखे गए. और संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है, इट इज नॉट जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, बट इट इज वेरी मॉडेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. जैसे कि एग्जाम्पल में बोलूं, लेकिन कि हे वैशाख नंदन, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा. हाँ, बोलिए प्रभु जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? वैशाख नंदन मतलब क्या? तो वैशाख नंदन मतलब गधा. तो संस्कृत सिर्फ एक नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, इट इज वेरी मॉडेस्ट लैंग्वेज. इसलिए कई बार ट्रांसलेशन जब हम संस्कृत के सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि यार ऐसे कैसे बोल दिया इसने, ऐसे कैसे बोल दिया. बट इट वॉज वेरी मॉडेस्ट लैंग्वेज. जो उस कल्चर के लोग थे, दे वर नॉट वेरी एग्रेसिव, दे वर वेरी मॉडेस्ट पीपल. द महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एंड पॉसिबली ओल्डेस्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, composed in Sanskrit. The epic made up of almost 1 lakh couplets, which is about 7 times that of Homer's Iliad and Odyssey combined. So महाभारत ऐसे एपिक हैं, ऐसे इतिहास है, हिस्ट्री है, मिथोलॉजी नहीं है, जिसमें ये सबसे पहले तो इतना बड़ा लिटरेचर नहीं एग्जिस्ट करता है जितना बड़ा हमारे लिटरेचर्स एग्जिस्ट करते हैं. महाभारत में लिखा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इसके अंदर हो और कहीं बाहर मिल जाए. म्यूजिक. भारत is famous for classical music. There were various styles of classical music that vary according to region. The basic elements of classic music are Shruti, Swara, Rag, Tal. So soul stirring is the music produced in these ancient tunes that they have literally captivated and influenced the entire generation of modern artists. So विट्ठल टेम्पल, जिसके बारे में बता रहा था, विट्ठल टेम्पल है, आप सर्च कर सकते हो. डांस. भारत हैज सेवरल डांस फॉर्म इंस्पायर्ड फ्रॉम द वेदास. तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी बता रहा था, इट वाज होल कल्चरल थिंग. डांस भी था, एंड दैट नॉट ओनली एंटरटेन बट वर मेंट टू रिजेनरेट द स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू होप एंड नॉलेज. डांस का पर्पस सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना नहीं था. आप सोच रहे हो, पहले का जो डांस था, दे हैड अ पर्पस टू रीजनरेट द स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू होप एंड नॉलेज, अ हायर पर्पस एंड डीप इनसाइट. इट इज नॉट जस्ट अबाउट बॉडी मूवमेंट्स और एथलेटिक फ्लेक्सिबिलिटी. These dance forms are extremely subtle and intricate and employ hand and eye gestures, rhythmic feet movements, knees and body grace, and so much. So conclusion, Vedic texts have given a lot of colorful and soul-satisfying art and culture as well. चौथा है proof of advanced economic status of Vedic Bharat. तो मैं just short में बताऊंगा because time is about to over. So आपको एंगस मैडिसन की एक रिपोर्ट है कि पिछले 2000 साल में इकोनॉमिक मॉडल कैसे फ्लो हुआ, इकोनॉमीज क्या कैसे थी. उस पर ये छोटा सा वीडियो है, आपको बहुत क्लियर पिक्चर देगा कि हमारी इकोनॉमी कहाँ थी और कैसे चेंज हुई. बहुत ध्यान से देखिएगा. तो 1 AD में इंडिया की पॉपुलेशन
33% थी पूरे वर्ल्ड की, जीडीपी थी 32%। तो 1000 तक, 1000 साल तक 33% पॉपुलेशन थी और इंडिया की जीडीपी 28% थी। फिफ्टीन हंड्रेड तक भी इंडिया की जीडीपी 28%। ये ब्रिटिश राज आ गए। भारत आजाद हो गया। तो अच्छी 33% जीडीपी थी। सबसे ज्यादा डिक्रीज कब हुई? जब ब्रिटिशर्स आए। तो मतलब इंडिया फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, थर्माकोल के पेट पे खाने वाला देश नहीं था। द ब्रिटिश एम्पायर अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द क्राउन स्टेज द लार्जेस्ट सिस्टमेटिक लूट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, हमें पढ़ाया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे लेके आए, ब्रिटिशर्स ने टेक्सटाइल दिया, ये सब पढ़ाया जाता है, बट कोई ये नहीं बताता कि इट वाज द लार्जेस्ट। बहुत लोगों ने, इंडियंस ने हिम्मत की है। कैन गो एंड सर्च अबाउट राजीव मल्होत्रा टॉक ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो आप टॉक सुन सकते हैं। So loot ever, and it is established that they looted upward of $45 trillion. अभी हमारा स्ट्रगल चल रहा है $5 trillion इकोनॉमी बनने का। They're around 2.8 2.9 trillion dollar economy, and they looted $45 trillion 70-75 साल पहले in today's currency value from the nation. This is in the addition to the absolute carnage that was created in India by the empire, where skilled artisans in the million had their hands cut off and artificial famines were engineered, which resulted in the death of millions from starvation. GDP was at its lowest. So artificial famine, बंगाल में जो वो, it was an artificial famine, जिसमें कई लोग मरे, because stocks were, सारा स्टॉक कहाँ भेजा जा रहा था? ब्रिटेन में, क्राउन के पास. So although modern images and description of India often show poverty, India को सुनते ही लगता है गरीबी, भूखमरा देश. India was one of the richest country till the time of British in the early 17th century. That is why Christopher Columbus was attracted by India's wealth and was looking for the route to India when he discovered America by mistake. The point is, such was the economic prosperity and glories of Bharat that it took even 100,000 years of repeated mindless attacks. 1000 साल तक repeated attack होते रहे, तब जाके वो कल्चर इतना स्ट्रांग था, तब जाके धीरे धीरे टूटा. इतने जल्दी
टूट नहीं पाया। बड़े बड़े कल्चर आए, रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन धराशायी हो गए। Still this Vedic culture has so much strength, but still it is surviving. Still it is struggling है, बात अलग है, लेकिन still it is surviving. And not only surviving, they are giving many useful things to the nations. जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कल्चर ग्लोरियस था, लेकिन अभी भी हमें ये जानने के बाद, ये सुनने के बाद हमें आगे क्या करना चाहिए? We should approach to our roots. We should understand it is our responsibility. It is not someone else's responsibility. Because our culture was which taught Vasudhaiva Hi Kutumbakam. Such higher values were there in our culture. So if we want to really make this world a happy place, a good place, if we really are concerned about making our homes better, then we should try to approach from where these values we can inculcate in the society. Where ऐसे values के बारे में कहाँ discussion हुआ है? और आप अभी देखोगे बहुत सारे लोग, they come to India, they go to Rishikesh, they learn meditation, they go back, they practice meditation, they make apps for meditation, they're earning also. हमने बोला कि यार ये भक्ति करने से, शास्त्र पढ़ने से, हमने नहीं मतलब जनरल लोगों ने बोला कि करने से क्या होगा, बट वो व्यक्ति आके पढ़ के सुन के प्रोडक्ट बना के उसको पेटेंट करा के बेच रहा है, ठीक है? तो दे आर यूटिलाइजिंग मेडिटेशन, और उसको माइंडफुलनेस का नाम दे दिया है ना, मेडिकल थेरेपीज का नाम दे दिया प्राणायाम को. बट दीज पीपल केम, दे रेगुलरली केम टू इंडिया, दे फाउंड इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया, they found many useful techniques from India. और अभी भी लोग आते हैं, जैसे कि काम ऐप है, सो ये अब $1 billion का कंपनी है कि नहीं? और ये क्या है? जस्ट they came to India, they learned meditation, उसको एक ऐप में ट्रांसफॉर्म किया, they are teaching Headspace. मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा था और था की बात है, अभी भी वो चीजें यूजफुल है, सिद्धांत यूजफुल है जो बताया गया है. तो अगर हम अभी भी समझते हैं, यू कैन ट्रांसफॉर्म, यू कैन इवन अर्न मनी ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट बिजनेस ऑल्सो, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं. तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि वैदिक कल्चर हमारा बहुत ही स्ट्रांग था. इट वॉज हाईली एडवांस्ड. पीपल वर नॉट फूल, दे वर of some higher consciousness, they worked on higher consciousness, they had higher knowledge of, they had knowledge about higher dimensions. Even many of the great scientists, they also have good conception, वो भी support करते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे साइंटिस्ट के स्टेटमेंट देखा. और इवन अभी जो कि what modern India should do, they should approach to this scripture, they should learn these principles, they should apply those principles in their lives, and they should help others to use those principles. So thank you very much. Hare Krishna. किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से. बाकी क्विज का लिंक नीचे है, आप क्विज जरूर भरिए, फीडबैक जरूर दीजिए. अगर आपको कुछ पॉइंट्स है जो कि आप चाहते हैं वो डिस्कस हो, तो डेफिनेटली विल टेक. ये फर्स्ट 3 सेशन फिक्स है थोड़े, तो ये कंसेप्ट्स डिस्कस करना. हेलो 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 प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. मैं ये बात में मेरा क्वेश्चन है स्पेसिफिक है, जैसा कि साइंस और spirituality, one has to move on both science as well as spirituality in both way. Where there is required spirituality, we need to take the spirituality. There is required for science and technology, we need that use the science and technology. The matter of fact is there are two types of people. The one who believes entire science and they deny the existence of spirituality, they deny the scriptures.
Another people is one who always believe everything is scripture is perfect and science is not perfect. They won't believe in science. The matter of fact is one should believe in both in order to progress the human society peacefully. It is both required. One has to take both advantages. Because of science and technology, we are communicating with each other with far away for a distance, and we also at the same time we should respect our scriptures, and we should take whatever the where it is required scripture we need to use, and we need to make progress of the society. So what I'm trying to say, we need to walk both path, as a science as well as spirituality. We require. Yes. So definitely, it is not both. Actually, that is also a wrong understanding. Spirituality, science is a subset of spirituality. Spirituality includes everything. So whatever we are communicating, this thing is technology. This is a technology. लेकिन अगर आप ground पे जाओगे तो this also has come from certain principles, certain laws, and that laws has been described in spirituality also. But technology can come and spirituality अलग नहीं है. जैसे कि people are taking advantage of meditation, that is part of spirituality. So science is part of spirituality. Scientific approach is one path of spirituality, but there are many different things also in spirituality. So my point is, it is not two different things. Rather, you can say science and technology is like one part or subset of spirituality. Yes, I agree, Prabhuji. But the thing is that one should not criticize others. Like scripture should not criticize science. Science should not criticize scripture, because both are in their own way. Scripture never criticizes science, and I also didn't criticize. I criticize atheistic scientists. I'm not telling scripture. Those who studied the scripture, scripture never criticize the science. They are complementing each other. Veda, Upanishad and science, they are complementing each other. But the thing is that both should be their own way. In this world, everything has their own value in their own place. If it is out of the place, that is dirt. Because we cannot use the logic in a temple. We use a metaphorical view, and we use bhakti bhav. So so that in a technical education you cannot use a faith and all, because you need to perform a set of evidence studies and all. But while in a temple we need to use a metaphorical view. You cannot use a literal view. If we use literal view, we ended at frustration, because spirituality has their own value in their own place. What is your question then? Question, the thing is, they have their own value in their own place. Yes, exactly. I agree to what you say. Because if an atheist cannot think that what will happen if a devotee go to the temple, but psychologically something happen, because that you cannot measure with scientific instrument. Everything has their own instrument. If something which we are not measuring through scientific instrument, that doesn't mean that does not exist. They have some other instrument to measure that thing. Yes, now you cannot measure, but you cannot say in future also we will not be able to measure. So that is why I told science is a subset of spirituality. Yes, sir. I agree. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. आपको इस चैट में पढ़ के मुझे बता सकते हो? I'm not able to read. प्रभु जी, अभी का जो क्वेश्चन आया है, इन्होंने लिखा है, जैसे कि हमारे जीडीपी इतना अच्छा था, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी था, फिर कैसे उसने हम पर अटैक करके डिग्रेड कर दिया? हमारे पास और से फाइट के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था। आई थिंक इनका यही कोई क्वेश्चन है अमित कुमार जी का। आप चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अमित कुमार जी।
मैं समझ गया कि जब हम इतने अच्छे थे, इतने एडवांस थे, तो हम टूट कैसे गए। तो हम बाहर से नहीं टूटते हैं, हम ज्यादातर जो टूटे हैं ना, हम अंदर से ही टूटे हैं। अंदर के लोगों ही के द्वारा, बेट्रियल के द्वारा। जितने भी वॉर्स हम बड़े बड़े हारे ना, आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे ठीक से, तो अंदर के लोगों ने ही धोखा दिया, अंदर के लोग ही बाहर से मिले, तो तब जाके वो चूक हुई, वो टूटी थी। तो जो बड़े स्ट्रॉन्ग सिस्टम होते हैं, उनको तोड़ने का तरीका होता है अंदर के लोगों को करप्ट करो। एंड दैट एनवियसनेस एक हमारा रीजन था कि वी वर गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम आवर कोर्स वैल्यूज। एंड वे कहीं भी वो होगा, वी इम्प्लीमेंटेड मेनी फ्लॉड सिस्टम्स, उसकी वजह से भी हुआ, जो हम आगे डिस्कस करेंगे थर्ड फोर्थ चैप्टर में। हाउ दिस कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन जो स्टार्ट हुए, इट वाज नॉट ओरिजिनल, ये वेदिक स्क्रिप्चर्स का पार्ट नहीं थी, बट दीज आर फ्लॉड सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस हुए, एंड इट बिकेम अ कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उसकी वजह से इट बिकेम वन ऑफ द कॉज। बट ये जो कुछ फ्लॉज हैं, वो वैल्यू सिस्टम के डिग्रेड होने की वजह से होते हैं। और वो कोई भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा वहां पे, कहने का मतलब है अगर वैल्यू सिस्टम डाउन जाएगा, तो आप इंडियन है चाहे जो है, यू विल गेट अफेक्टेड बाय दैट। चाहे वैदिक कल्चर से क्यों ना हो। वैदिक कल्चर मीन्स दोज वैल्यू सिस्टम्स। वैदिक कल्चर डज नॉट मीन्स धोती कुर्ता। वैदिक कल्चर मीन्स दोज वैल्यू सिस्टम। तो इफ व्हेन जब जब हमने वो वैल्यू सिस्टम नेग्लेक्ट किया, भूले, उसको डाइल्यूट किया, then at that point we became weak because of that. Question is, Proji, will Vedic India be back? Yes, it is back. We are back with 21 days challenge, 18 chapters in 9 weekends. लेकिन शुरुआत हो चुकी है 2 दिन। आप सब भगवत गीता सुन रहे हो कलयुग में बैठ के, ये प्रूफ है। वी आर बैक स्लोली स्लोली। वैसा नहीं होगा कि हम बड़े बड़े बाल रखेंगे। दिस वैदिक सिस्टम विल कम विद सर्टेन मॉडर्निटी, लेकिन यूटिलिटी इज प्रिंसिपल। तो इट विल जूम पे क्लास होगी, लेकिन क्या डिस्कस हो रहा है? भगवत गीता के कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है। तो वैदिक इंडिया बैक लाने का मतलब, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम पीछे ले जाएंगे सबको, कहीं ना सबको एकदम डंडा दे देंगे, कंट्री अटैक करके, चाइना उधर से रोबोटिक सोल्जर से, हम इधर से धनुष बाण से हम सीखेंगे। नो, वी शुड ग्रो, जैसे कि नागपाव जी वाज सेइंग, वी शुड ग्रो इन दिस एरियाज। बट हमें अभी क्या सीखने की जरूरत है? वो वैल्यू सिस्टम, वो थॉट प्रोसेस सीखने की जरूरत है और दूसरों को सिखाने की जरूरत है। बाकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, दैट इज गुड एंड वी शुड यूटिलाइज दोज थिंग्स, बट फॉर एस्टैब्लिशिंग दोज वैल्यू सिस्टम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे सर, कृष्ण। sir, my question is related to previous class. If science is based on faith, then how we can say that theories of science is proven and are true? That's what we told it. That's why we see it keeps changing. It is true for certain span of time, but जैसे साइंस एडवांस करता है तो पता चलता नहीं वो थ्योरीज चेंज हो गई है। लेकिन जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स थी, इट वाज यूनिवर्सल थ्योरी, बट कुछ 300-400 साल बाद पता चला कि नहीं भाई, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वर्क नहीं करती, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वर्क नहीं करती, वहां के लिए क्वांटम बनाओ, वहां के लिए रिलेटिविटी बनाओ। तो साइंस क्या है? साइंस कभी भी क्लेम नहीं करता है, इट डज नॉट से फाइनल। अदर पीपल वो बोलने लगते हैं कि नहीं प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। हमने ये टर्म एक स्लाइड दिखाई भी थी मैंने, कि प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअल में साइंस में। प्रूफ हो गया मतलब अब आगे कुछ सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बट साइंस इज ऑल्सो एवर ग्रोइंग। तो यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रूफ है अभी अभी टाइम के लिए, अभी जितने, रेदर देन इसको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किए, अभी के लेवल पे हमें ये चीजें दिखी और उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। बट उसको साइंटिस्ट ऐसे लिखते हैं, रिसर्च पेपर में आप जाओगे तो दे क्लेम लाइक दिस कि हमने ये पैरामीटर सेट किए थे, ये किया था। बट जब वो बुक्स में आते हैं तो उसको बुक्स में मीडिया वाले कुछ ऐसे साइंटिस्ट जिनके एथिस्टिक विचारधारा है, वो उसको इस तरह से प्रोपगेट करते हैं, प्रूव हो गया। तो प्रूव हो गया तो अब आगे रिसर्च बंद कर दो। बट वैसा नहीं है, साइंस इज ऑल्सो ग्रोइंग। सो जब धीरे धीरे एक्सपैंड होता है तो पता चलता है। अभी पता चला कि माइंड
भी होती है चीज, अभी तक माइंड था ही नहीं, माइंड भी होती है, माइंड साइंसेस बना। नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट माइंड साइंसेस, बिहेवियरल पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों के रिसर्चर्स। तो आप देखो ना, धीरे धीरे साइंस में डोमेन्स डिपार्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं। दिस मीन्स साइंस इज ग्रोइंग। Is chanting Mahamantra meditation? Yes. Chanting Mahamantra is a meditation. There are many types of meditation. Silent meditation, breath meditation. One which is very much practical in this age is mantra meditation. Why? Because there is so much noise around in this age. आप देखोगे, आप जस्ट आंख बंद करो, आपको एरोप्लेन की आवाज सुनाई देगी, किन किन कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। सो आप ब्रेथ पे फोकस रह पाना या साइलेंट रह के मेडिटेट कर पाना इस पॉइंट पे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए फॉर दिस एज आवर माइंड नीड्स समथिंग वेयर विच इट कैन फोकस ऑन, एंड साउंड इज अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। साउंड हैज कंट्रोल और ऑन आवर इमोशंस, है कि नहीं? जैसे आपने देखो पैट्रियोटिक म्यूजिक चलता है, नेचुरली डेवलप अ फीलिंग एंड इमोशन कम्स फॉर पैट्रियोटिज्म। दुख वाला गाना सुनते हैं, रोना आने लगता है। तो साउंड हैज सो मच फीलिंग ऑन और इमोशंस, माइंड। So that is why the sound vibration, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just pronounce properly and try to hear each and every word clearly, distinctively. This is simple meditation. But आप जब देखोगे, आप ये प्रैक्टिस करोगे, इसी को करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। Slowly after third session, we will tell you all these things, how to do it. Prabhuji, so we can tell that music is the most manipulative thing for our mind. Yes, yes. इसलिए आप देखो, आप कोई भी मूवी म्यूजिक हटा के देखो, आपको लगेगा क्या है ये। सो म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लोग इतना सुनने क्यों जाते हैं? दैट क्रिएट्स दैट फीलिंग। म्यूजिक से मैनिपुलेट किया जाता है। आप एक नॉर्मल वीडियो बनाओ, एक इमोशनल एक वीडियो बनाओ, उसमें 10 गरीब लोगों की फोटो डालो, है ना, और एक नॉर्मल म्यूजिक लगाओ और एक इमोशनल म्यूजिक लगाओ, आप देखो आपको अंदर से फीलिंग चेंज हो जाएगी। तो म्यूजिक हैज दैट पावर। इसलिए जिनके पास म्यूजिक स्किल्स होते हैं, दे आर रियली वेरी पावरफुल पीपल। दे शुड यूज दोस पावर्स। पावर्स को जस्ट यहाँ से बोला गया इंटेलिजेंस, है ना, बट इंटेलिजेंस इज ऑल्सो ऑफ 8-9 कैटेगरीज। अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। कई लोगों का म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन दे आर वेरी मच गुड इन म्यूजिक अंडरस्टैंडिंग। So yes, music create so much impression in our mind. It has power to bring transformations if rightly used. सारे powers के पीछे एक intent बहुत जरूरी है। Power is not just sufficient, right intent is also needed. जैसे कि हमारा GDP इतना अच्छा, क्वेश्चन हो गया। Please give some brief about Gurukul system board overview. So Gurukul system was a system जहाँ पे टीचर्स, सबसे पहले तो टीचर्स का ये पॉलिसी नहीं होता था कि इतना फीस लगेगा, है ना, बिकॉज जहाँ पे व्यक्ति ये सब फाउंडेशंस करता है, फिर वो हिज इंटेंट इज जस्ट टू अर्न। तो ऐसा इंटेंट नहीं होता था। टीचर्स यूज टू टीच एंड out of their own reverence, people have that intent that he has taught me so much. They had such gratitude, they reciprocated. और गुरुकुल सिस्टम का मेन जो फोकस था वो पर्सनल ग्रोथ था। ऐसा सिस्टम नहीं था कि भाई एक मशीन में डाल दिया, है ना, इधर से डाला, 12 साल के बाद उधर से कुछ बन के निकलता है। क्या बन के निकला? इंजीनियर। नहीं, 12 साल में तो इंजीनियर नहीं बनता है ना, इंजीनियर का मटेरियल बन के निकलता है, फिर उसको एक सिस्टम में डाल देते हैं, वो आगे से इंजीनियर बन के निकलता है। ऐसा सिस्टम नहीं था। गुरुकुल मीन्स गुरु यूज्ड टू स्पेंड टाइम विथ देयर शिष्य
और लोगों के साइकोफिजिकल नेचर को पहचान के, स्वभाव को जान के उसको अलग अलग जगह लगाता था। ऐसा नहीं था कि जस्ट देख के पहचान जाता था। इट वॉज अ सिस्टम गुरु यूज टू एंगेज, भाई इसको आसरी सिखा के देखूं, इसको ये सिखा के देखूं, इसको थोड़ा सा आर्म्स बैक करो, हर चीजें करवाता था। फिर देखता था कि कौन व्यक्ति किस चीज में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड देन अ पर्सनल गाइडेंस वाज देयर इट वाज अ सिस्टम ऑफ पर्सनल गाइडेंस। तो आप समझ गए गुरुकुल सिस्टम के बारे में। बाकी बहुत डिटेल है, लेकिन सिंपल टर्म्स में बताओ तो साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से लोगों को गाइड करना। लेकिन कई बार नहीं होता है, जैसे 9th-10th में किसी व्यक्ति के मार्क्स खराब आ गए तो हम सोचते हैं कि व्यक्ति इनकम्पिटेंट है, बट नहीं सर, वो 1 साल में उतना सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाया, हो सकता है उसको 1.5 साल दोगे तो समझ जाएगा, है कि नहीं। बट एग्जाम सिस्टम क्या बोलता है कि ये व्यक्ति इनकम्पिटेंट है, इसको हटाओ। तो ऐसा नहीं था, गुरु सिखाता था इसको जल्दी टेस्ट हो गया, इसको आगे पास कर देगा। ये व्यक्ति टाइम ले रहा है, इसको पढ़ने देगा, इसको थोड़े टाइम बाद दूसरे लेवल पे लेके जाएगा, बिकॉज ही इज पर्सनली देयर अवेलेबल। सो इट वाज अ सिस्टम। क्वेश्चन इज, जब हमारे एंसेस्टर इतने स्ट्रांग थे तो हम उनके जैसे क्यों नहीं है? सब, हम सब उनके जैसे हैं डेफिनेटली। हमारे बचपन से ऐसे संस्कार, ऐसे कल्चर, ऐसा फेथ, ऐसा नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अभी से भी वो नॉलेज या वैल्यू सिस्टम, मेरा सारा देखिए, सारा बार बार मैं बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली पर्पस है वैल्यू सिस्टम क्रिएट करने का। अगर हम वो वैल्यू सिस्टम क्रिएट करते हैं तो हर चीज का यूज होगा और हम भी स्ट्रांग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इफ वी ग्रो ऑन वैल्यू सिस्टम, जैसे कि कोविड फैला वैल्यू सिस्टम की कमी की वजह से, ठीक है। वैल्यू सिस्टम नहीं था एक कंट्री के पास, ठीक है। अब उस पर कोई बात नहीं है, डिस्कशन नहीं है। इफ यू नाउ स्पीक, उस दिन उस टाइम कुछ लोगों ने बोला जब स्टार्ट था, अब चीजें दब गई, आपने नहीं देखा। nobody comes in front of camera and he speaks, चीजें दब गई हैं बिकॉज इफ somebody is powerful, सब किसी के पास ज्यादा पैसा है, उसके लिए दबाना चीजों को इजी है। nobody is asking question, वुहान में क्या हुआ था। so many people are affected, so many countries are affected, but nobody will ask question because asking question, लोग कहेंगे अरे क्वेश्चन कैसे पूछ दिए, ये तो नेचुरल हुआ था। बट विच मार्केट, क्या रीजन था, किस वजह से कोरोना हो रहा है, वाई एम, मैं लॉकडाउन के अंदर बैठा हुआ हूँ, क्या रीजन था। वी आर पार्ट ऑफ दैट, वी आर सफरिंग दैट, बट वी कांट आस्क क्वेश्चंस, nobody is there to answer. The powerful people also can't ask questions because they have policies है सबकी, देश चलाना है, सब कुछ करना है। बट स्टिल माय पॉइंट इज, हम कहीं ना कहीं दब जाते हैं और कुछ टाइम बाद ये क्वेश्चन पूछना, ये पॉइंट्स रखना ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास भी है, अगर हम वैल्यू सिस्टम क्रिएट करते हैं देन वी कैन, एटलीस्ट हम इंटरनल कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे एंड दैट इज सफिशिएंट। प्राइड, yes, Varunpu is writing important point. Science and spirituality complement each other. If we don't include spirituality in science, then science will become atheistic and go in wrong direction. Yes, जैसा कि आपने बोला था कि साइंस जरूरी है, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट आई फील स्पिरिचुअलिटी शुड गिव a proper guidance. If not guided properly, it can be misused. लेकिन if not guided properly, we are wasting time on social media. It is a use, but that value system is not there, it is being misused. लेकिन फेसबुक पेपर्स के बारे में आपने सुना होगा, तो फेसबुक ने अलग अलग कंट्रीज में डमी अकाउंट बनाया चेक करने के लिए कि कब कोई नया अकाउंट आ रहा है तो उनको एल्गोरिथम क्या सजेस्ट कर रहा है उनको, और वो एल्गोरिथम ऐसा हो गया कि इट जस्ट सजेस्ट
आपका violence, pornographic content. So we need science, we need spirituality, else science will create havoc. It can create havoc. Without direction, speed of is no use. Spirituality is that direction to that high speed, else it will crash. Without values, this technology, कुछ इसी जूम का यूज करके कुछ लोग गलत भी कर सकते हैं ना. So that intent matters, that direction matters. Technology cannot do it. That is why spirituality का एक सबसेट है साइंस. अगर उससे बाहर निकालोगे, and it will get with atheism and it will do havoc. Thank you very much. हरे कृष्णा. आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन ले लिए हमने. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, हम लोग को इतना नॉलेजेबल सेशन शेयर करने के लिए. मैं एक बात कहूंगा इस सेशन के लिए, इससे अच्छा सेशन और नॉलेजेबल मैंने आज तक कभी अटेंड नहीं किया. सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. हम प्रभु जी का धन्यवाद कहेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर. आप लोग चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ में आखिरी तक बने रहने के लिए. ग्रीश प्रभु, क्विज लिंक आ गया है चैट बॉक्स में, आपने